Hello, hi everyone. Welcome back to our YouTube channel Porahali. Myself Devojit, and today we will start a brand new chapter of your class 10 social science book जिसका नाम है जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, तो आज सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि yesterday we got the news of ultimate demise of our dearest जुबिंदा. तो उसके लिए एक हार्टफेल ट्रिब्यूट देना चाहता हूँ मेरे टीम की तरफ से. ठीक है, पराहली टीम की तरफ से, क्योंकि वो हमारे लिए सिर्फ सिंगर नहीं था, वो हमारे लिए एक प्राइड था, एक इमोशंस था. ठीक है, एंड एक इंग्लिश में एक वर्ड भी है, सेंटेंस भी है सॉरी, जिसका जो है कि लेजेंड्स नेवर डाई. तो वो शायद सच ही है जुबिंदा के लिए. एंड फॉर अस ही विल ऑलवेज रिमेन इन द सोल ऑफ असम. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की जो लेक्चर है. आई थिंक ये आपका हाफ ईयरली में नहीं है, शायद एनुअल एग्जाम में होगा. तो ये चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी का. ठीक है, जिसका नाम है जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड. नाम से ही आपको पता चल रहा है पूरे वर्ल्ड में जो भी कॉन्टिनेंट है, जो भी ओशंस है, जो भी माउंटेन्स है, जो भी रिवर्स है, उनका जियोग्राफी क्या है, उनका फीचर्स क्या है, कहाँ पे लोकेटेड है वो सब. ठीक है, तो वो सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. देखो, सबसे पहले थोड़ा अर्थ के बारे में जान लेते हैं. ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द अर्थ. ठीक है, द अर्थ द ओनली हैबिटेट ऑफ मैन, ये तो आपको पता है कि दिस इज द ओनली हैबिटेट जहां पे लोग रह सकते हैं, इज वेरी लार्ज. इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट है कि इनका जो अर्थ का टोटल सरफेस एरिया है वो कितना है, 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. Only about 29% of the Earth's surface area, that is 149 million square kilometer, is covered by land. ठीक है, और पूरे अर्थ के जितने भी एरिया है उसमें सिर्फ 29% ही लैंड कवर करता है. एंड द रिमेनिंग 71%, that is 361 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, इज कवर्ड विथ वाटर. ये तो आपको पहले पता चल चुका है, आप लोग क्लास 5-6 में पढ़ते थे ये कि 29% लैंड कवर करता है एंड 71% वाटर कवर करता है. ठीक है, द लैंड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द कॉन्टिनेंट लाइक एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ओशेनिया एंड एंटार्क्टिका. ठीक है, जो लैंड पोर्शन है अर्थ के उसमें से कुछ कॉन्टिनेंट्स भी निकलते हैं जिसका नाम है एशिया, अफ्रीका, यूरोप. ये आप बचपन में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. ऑन द अदर हैंड, द ह्यूज वाटर पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक एंड साउदर्न ओशंस. ठीक है, मतलब जितने भी वाटर एरिया है उसको हम 5 ओशंस के टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, जिसका नाम है पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक एंड साउदर्न ओशन. और 7 कॉन्टिनेंट में लैंड को डिवाइड कर सकते हैं, जिसका नाम था एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ओशेनिया एंड एंटार्क्टिका. ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे ये पिक्चर है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ओशेनिया पार्ट एंड एंटार्क्टिक पार्ट. ठीक है, ये तो 7 कॉन्टिनेंट हो गया आपका. और 5 ओशंस कौन सा है, आर्कटिक ओशंस, पैसिफिक ओशंस, अटलांटिक ओशंस, इंडियन ओशंस एंड एंटार्क्टिक ओशंस. ठीक है, ये हो गया आपका 5 ओशंस. ठीक है, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं. अकॉर्डिंग to the estimates of the 2015 total populations of the world is 730 crore और 7.3 billion. ठीक है, एक स्टडी हुआ था 2015 में जहां पे बोला था, वो स्टडी ने रिवील किया था कि ये वर्ल्ड का जो टोटल पॉपुलेशन है वो कितना है, 730 करोड़. ठीक है, उसमें तो 140-30-40 करोड़ तो हमारे इंडिया में ही है ऑलरेडी. ठीक है, तो उसके बाद आते हैं मेन टॉपिक पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड द ओशन. देखो, हमने तो मैप पे इतना कॉन्टिनेंट देखा, ओशन देखा, लेकिन आपको क्या पता है कि ये कॉन्टिनेंट कैसे बना? नॉर्थ अमेरिका यहाँ पर कैसे आया, साउथ अमेरिका यहाँ पर कैसे आया, अफ्रीका यहाँ पर कैसे आया, एशिया यहाँ पर कैसे आया एंड यूरोप कैसे आया यहाँ पे. ठीक है, किस बेसिस पे हम इस ओशंस को डिवाइड कर सकते हैं, ये तो हमको पता नहीं कि कैसा आया ये ओशंस, कहाँ से आया, किस तरह टाइप से हम डिवाइड कर सकते हैं, नेमिंग कैसे कर सकते हैं. ठीक है, तो वही आज डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में. ठीक है, देखो यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी.
ठीक है, ये एक्चुअली एक थ्योरी है, क्योंकि पुराने दिन में क्या होता था, जितना भी जियोग्राफर थे, जितना भी उस टाइम के थिंकर लोग थे, वो लोग क्या करते थे कि ये जो कॉन्टिनेंटल ओशन कैसे बना, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे, उसके ऊपर बहुत ज्यादा थ्योरीज देते थे। कुछ थ्योरीज रॉन्ग प्रूफ होता था, कुछ थ्योरीज करेक्ट प्रूफ होता था। ठीक है, तो उसमें से ही एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, जिसको आज भी मतलब इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि ये एक परफेक्टली नियर परफेक्ट एक थ्योरी है, जिसके आधार पे हम बोल सकते हैं कि हाँ अच्छा, ये थ्योरी की वजह से मतलब ऐसे ऐसे कॉन्टिनेंट अपने अपने लोकेशन पे गया, ऐसे ऐसे ओशंस अपने में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो थ्योरी था, ये थ्योरी को प्रपोज किया था अल्फ्रेड वेगनर ने। अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 पे ये थ्योरी को प्रपोज किया था। ठीक है, इसमें इसके नाम से आपको पता चल सकता है। देखो यहाँ पे कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंट का तो मतलब आपको पता है, देखा हमने 7 कॉन्टिनेंट था। और ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट का मतलब क्या है, देखो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूं। ठीक है, स्लो ग्रेजुअल मूवमेंट, स्लो एंड ग्रेजुअल मूवमेंट ऑफ अर्थ कॉन्टिनेंट ओवर टाइम। ठीक है, मतलब क्या है, ये जो 7 कॉन्टिनेंट था, ठीक है, वो कैसे स्लोली स्लोली ग्रेजुअली मूवमेंट करता था जो ओशंस के ऊपर ऑफ द अर्थ कॉन्टिनेंट ओवर द टाइम। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे ये जो कॉन्टिनेंट था, इसका लोकेशन कहाँ पे था, वो लोग थोड़ा क्या करते थे, कॉन्टिनेंट्स ग्रेजुअली क्या होते थे, मूवमेंट होते थे। ठीक है, देखो आप ये थ्योरी जब पढ़ना उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो थ्योरी पहले स्टार्ट करते हैं। देखो, according to continental drift theory, in the early stage, that is about 300 million years before, ठीक है, the earth lithosphere was together as a single landmass। ठीक है, ये जो अर्थ का टोटल लिथोस्फेयर था, लिथोस्फेयर मतलब जो हार्ड वाला हिस्सा है, ठीक है, जो कि आपका मान सकते हो सॉलिड पार्ट है। ठीक है, वो सॉलिड पार्ट एक्चुअली एक साथ ही था, टुगेदर था एज ए सिंगल लैंड मास। और जितने भी लैंड मास थे, जितने भी सॉलिड पार्ट थे, वो सब एक जगह पे थे, सिंगल था। ठीक है, व्हिच वाज सराउंडेड बाय हाइड्रोस्फीयर। और वो क्या करते थे, सराउंडेड बाय हाइड्रोस्फीयर, दैट मींस ओशन, ओशन से सराउंडेड होते थे। जैसे मैं एग्जांपल आपको एक पिक्चर दिखाता हूं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे। ठीक है, इट इज अबाउट 300 मिलियन ईयर एगो, आपके बुक पे 300 है, तो 300 मिलियन ईयर एगो ये क्या होता था, अर्थ होता था। अर्थ पे जितना भी सॉलिड पार्ट था, दैट मीन्स जो लैंड वाला हिस्सा था, ठीक है, वो एक साथ था, टुगेदर था। वो क्या था, टुगेदर था, और उसको सराउंड करते थे ये ओशन। ठीक है, उसके बाद देखो, दिस स्टेट ऑफ लिथोस्फीयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज पेंजिया। ठीक है, ये जो बड़ा वाला लैंड मास है, इसको बोलते हैं हम पेंजिया। यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है, देखो, पेंजिया। ठीक है, एंड द हाइड्रोस्फीयर सराउंडिंग द पेंजिया इज कॉल्ड पैंथालासा। और ये जो पानी का हिस्सा है, इसको बोलते हैं हम पैंथालासा। ठीक है, ये है पैंथालासा। ठीक है, तो जो लैंड मास था एक साथ, उसको बोलते हैं पेंजिया, और उसके सराउंडिंग में जो भी रिवर पोर्शन था, ओशन पोर्शन था, सॉरी, उसको बोलते हैं हम पैंथालासा। ठीक है, उसके बाद देखो, after passage of some time, a narrow and elongated sea was formed due to the fracture almost in the middle of the Pangaea in the east-west direction. It is known as Tethys Sea. ठीक है, उसके बाद जो समय बीतता गया, जैसे 225 मिलियन से यहाँ पे लिखा आपके बुक पे 300 मिलियन से, तो वो एस्टिमेट है, वो एक्चुअल नहीं है। ठीक है, उस रेंज में ही हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे तो कोई था नहीं ऐसा हमारे रिसर्च करने वाला, तो आइडिया लगाते हैं, एस्टिमेट्स लगाते हैं कि उस टाइम में ऐसा हुआ था। उसके बाद समय बीतता गया, तो 150 मिलियन से अगो क्या हुआ, ये जो पेंजिया था, ये ऐसे डिवाइड हो गया, फ्रैक्चर हो गया। ठीक है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में इसका फ्रैक्चर हो गया था। ठीक है, और मिडिल से ये जो सी बनता था, इसको बोलते हैं तेथिस सी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो सी बनता था, इसको बोलते हैं तेथिस सी। ठीक है, और ये जो फ्रैक्चर हुआ था, फ्रैक्चर की वजह से ये जो पूरा पेंजिया था, ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था, एक ऊपर वाला हिस्सा, एक नीचे वाला हिस्सा। ठीक है, उसके बाद देखो,
Formation of Tethys Sea divided the Pangaea into two parts in the north-south direction. Its northern part is called Angara land or Laurasia and southern part is called Gondwana land. ठीक है, तो फिर से यहाँ पे आते हैं. देखो पहले को क्या हुआ था, एक ईस्ट वेस्ट डिवाइड हुआ था जिससे बनता था टेथिस सी. उसके बाद ये जो ऊपर वाला हिस्सा दैट इज नॉर्दर्न पार्ट को हम बोलेंगे लॉरेशिया या फिर अंगारा लैंड, और जो साउदर्न पार्ट हो गया था उसको बोलेंगे गोंडवाना लैंड. ठीक है, ऐसे दो पार्ट में नॉर्थ साउथ में डिवाइड हुआ था ड्यू टू द फ्रैक्चर ऑफ द पेंजिया. ठीक है, उसके बाद देखो ड्यूरिंग द मेसोजोइक एरा दैट इज अबाउट 250 million years ago, due to the splitting and continental drift, the Laurasia and Gondwana land got further divided and moved towards the equator and the west, and thereby the continent of the present form was created. देखो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये जो लॉरेशिया वाला पार्ट था ये भी फर्दर डिवाइड हो गया, जैसे यह नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया. ठीक है, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ था. उसके बाद ये जो साउदर्न वाला हिस्सा था गोंडवाना लैंड, ये भी डिवाइड हो गया, जैसे साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया यहाँ पे था एक्चुअली, एंटार्क्टिका और अफ्रीका के पास था, ऑस्ट्रेलिया के पास था, लेकिन इंडिया ग्रेजुअली यहाँ पे आके सबमर्ज किया गया था. ठीक है, तो देखो थ्योरी का क्या नाम था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. दैट मीन्स कॉन्टिनेंट का ग्रेजुअल मूवमेंट हो रहा है, कॉन्टिनेंट का स्लो मूवमेंट हो रहा है ओवर द टाइम. पहले तो एक साथ था, उसके बाद मूवमेंट होकर ऐसा बना, दो पार्ट बना, उसके बाद और भी मूवमेंट हुआ ग्रेजुअली, तो ऐसा ऐसा पार्ट बना, ऐसा ऐसा पार्ट बना, और फाइनली मूवमेंट होते होते अब ऐसा प्रेजेंट फॉर्म बन गया, जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया. ठीक है, इंडिया यहाँ पे, यहाँ से इंडिया ट्रेवल करके यहाँ तक आ गया था, ये तो ग्रेजुअल मूवमेंट. ठीक है, और एक बात, ये जो अफ्रीका में भी है वो भी फर्दर स्प्लिट हो जाएगा, यहाँ से एक पार्ट इंडिया के साथ आके वो मर्ज हो जाएगा. ठीक है, वो बहुत टाइम बाद होगा. ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो मिलियन ईयर लगता है, ऐसा मिलियन ईयर्स के बाद भी ऐसा होता है कि ग्रेजुअल मूवमेंट सक्सेसफुली होता है, तो ये लॉन्ग प्रोसेस है. ठीक है, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं. ठीक है, उसके बाद देखो डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ओशन. ठीक है, तो अभी तक हमने सिर्फ कॉन्टिनेंट के बारे में बात किया, अब बात करेंगे हम ओशंस के बारे में. ठीक है, it is not possible to determine the exact boundaries of all the oceans in the earth as they are all interconnected. ठीक है, यहां पे देखो, यहां पे जो मैंने मैप दिखाया था आपको, यहां पे देखो ये जो ओशन वाला हिस्सा है, ठीक है, ये जितना भी ओशन वाला हिस्सा है सब इंटरकनेक्टेड है. इससे ये कनेक्ट है, पैसिफिक से अटलांटिक ओशन कनेक्टेड है, अटलांटिक से इंडियन ओशन कनेक्टेड है, इंडियन से फिर से पैसिफिक ओशन या फिर साउदर्न ओशन, नॉर्दर्न ओशन, सब कुछ ओशन इंटरकनेक्टेड है. इसलिए इसका जो एग्जैक्ट बाउंड्री हम नहीं बता सकते, कौन सा ओशन का क्या बाउंड्री होगा. जैसे कॉन्टिनेंट का एक परफेक्ट बाउंड्री होता है, लेकिन ओशंस का कोई बाउंड्री नहीं होता. ठीक है, देखो आउट ऑफ द 5 ओशंस, as already mentioned, 3 oceans such as Pacific, Atlantic and Indian are spatially spread to both northern and southern hemisphere. ठीक है, इसमें जो 3 आपका ओशंस है, पैसिफिक ओशंस, अटलांटिक ओशंस एंड इंडियन ओशन, वो दोनों ही हेमिस्फेयर पे है, नॉर्दर्न में भी है एंड साउदर्न में भी है. फिर से मैप से चलते हैं, देखो ये वाला जो पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है एंड इंडियन ओशन है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी है. ठीक है, और साउदर्न हेमिस्फेयर में भी है. नॉर्दर्न मतलब ऊपर वाला हिस्सा और साउदर्न मतलब नीचे वाला हिस्सा, तो दोनों हिस्से में भी ये पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशन है. उसके बाद ये जो आर्कटिक ओशन आपने देखा ऊपर की साइड पे, यहाँ पे, तो ये सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे है, नॉर्थ पे है. और यहाँ पे जो साउथ में एक ओशन है जिसका नाम है साउदर्न ओशन या फिर उसे अटलांटिक ओशन भी बोलते हैं, तो ये सिर्फ साउदर्न हेमिस्फेयर पे है. ठीक है, और बाकी जो 3 ओशन है वो दोनों ही हेमिस्फेयर में पड़ते हैं. ठीक है, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है ओनली द साउदर्न ओशन इज लोकेटेड इन द साउदर्न हेमिस्फेयर, जो हमने देखा इसको अटलांटिक ओशन भी बोलते हैं, एंड द नॉर्दर्न ओशन जो ऊपर वाला हिस्सा था वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे है, जिसको बोलते हैं आर्कटिक ओशन भी बोलते हैं. ठीक है, तो इन पांचों में से पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट, तो आपको पता ही है, एंड नॉर्दर्न ओशन इज द स्मॉलेस्ट. दैट मीन्स जो ऊपर वाला हिस्सा था ये नॉर्दर्न ओशन सबसे स्मॉलेस्ट है, जिसको आर्कटिक ओशन भी बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद देखो ऑल्दो द वाटर सरफेस ऑफ द ओशंस इज स्मूथ, देयर बॉटम टोपोग्राफी इज वेरी रग्ड. ठीक है, आपने तो देखा ही होगा ओशन का जो ऊपर वाला हिस्सा है ना वो स्मूथ है,
ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखो, ये जो ऊपर वाला हिस्सा एकदम स्मूथ है, ठीक है, लेकिन ओशन का जो नीचे का पार्ट है वो वेरी रग्ड है, मतलब ऐसा है, ऐसा वेरी रग्ड सरफेस। कहीं पे थोड़ा ऊंचा वाला प्लेटफॉर्म है, कहीं पे थोड़ा नीचा वाला गड्ढा वाला प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो यहां पे देखो, द वे द माउंटेन, हिल्स, प्लेटू, प्लेन एक्सेट्रा मेक द टोपोग्राफी ऑफ द लिथोस्फीयर रग्ड। देखो, आपको तो पता है जो कॉन्टिनेंट वाला हिस्सा था या फिर लिथोस्फीयर वाला पार्ट था, वहां पे तो रग्ड ही है, क्योंकि कहीं पे प्लेन सरफेस है, कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे हिल्स है, ठीक है। तो सिमिलरली रिजेस, ट्रांचेस एक्सेट्रा ऑल्सो टर्न द ओशनिक फ्लोर रफ। और ओशन का जो नीचे वाला हिस्सा है, ओशन का जो नीचे वाला पार्ट है, वो भी रफ है। क्यों? क्योंकि उसमें रिजेस पाए जाते हैं, ट्रेंचेस पाए जाते हैं। रिजेस मतलब जो ऊंचा वाला प्लेटफॉर्म हमने देखा था, ये वाला थोड़ा ऊंचा है ये, तो ये वाला है रिजेस, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला? एंड ट्रेंचेस, ट्रेंचेस मतलब जो गड्ढा वाला पोर्शन है, जैसे कि ऐसा ये वाला, ठीक है। तो इन कारणों की वजह से ओशन का जो नीचे वाला हिस्सा है वो भी रफ है, ठीक है। द एवरेज डेप्थ ऑफ द ओशन फ्लोर इज 4000 मीटर, ठीक है। अच्छा, डेप्थ का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे, ये जो मान लो ये सी सरफेस है, सी का सरफेस है, जहां पे आप दिखते हो, ठीक है, जहां पे आप जाते हो वो सी सरफेस है। तो सी सरफेस से लेकर सी बॉटम तक, सी के एकदम नीचे वाला जो हिस्सा है उसे सी बॉटम बोलते हैं। तो उनमें जो वर्टिकल एक डिस्टेंस होगा उसको बोलते हैं डेप्थ, डेप्थ ऑफ द ओशन, ठीक है। We know that from the line of contact of the lithosphere and hydrosphere, the depth increases towards the middle of the ocean and different landforms are found. देखो, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप खड़े होंगे तो ये वाला हिस्सा तो शैलो लगेगा आपको, क्योंकि ओशन का ये वाला हिस्सा बहुत ही कम पानी है। लेकिन जितना आप मिडिल पे जाते रहोगे उतना ही पानी का जो डेप्थ है, ओशन का जो डेप्थ है वो इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा कम डेप्थ है क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर पानी कम होता है और लिथोस्फीयर ज्यादा होता है। लेकिन जितने भी आप अंदर जाते जाओगे तो क्या होगा, इसका जो डेप्थ है वो इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो, generally from the coast to the middle of the ocean and the seas there exist continental shelf, continental slope, deep sea plain, oceanic canyon, oceanic ridges and island and deep sea trenches, ठीक है। ये जो इतना आपने भारी भरकम नाम देखा, ये हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, नेक्स्ट स्लाइड में ही है, ठीक है। तो जितना भी आप ओशन के मिडिल तक जाते जाओगे उतना ही आपको ये दिखने लगेगा, कॉन्टिनेंटल, ओशनिक कैनियन, उसके बाद रीच, उसके बाद बड़े बड़े ट्रांच, आइलैंड, ये देखते रहेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम थ्योरी पार्ट देखते हैं। देखो यहाँ पे, इनफैक्ट द शैलो पार्ट ऑफ द ओशन and the sea depth up to 200 meter surrounding the coast is called continental shelf, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट कौन सा आता है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ आता है, याद रखना, ठीक है। क्योंकि ये वाला हिस्सा तो लैंड है और ये वाला हिस्सा सी है, तो सबसे पहले आएगा कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल मतलब जो कि शेलवेस्ट पार्ट है, जहां पे मतलब आप ऐसे मान सकते हो, किसी भी अगर कोस्ट पे हो ना, वहां से जो सी स्टार्ट होता है उसको ही बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है। मतलब ये सबमर्ज्ड एक्सटेंशन ऑफ द कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट का वो हिस्सा जो अंडर वाटर है, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। और इसका डेप्थ कितना होगा? 200 मीटर तक ही इसका डेप्थ होगा, ठीक है। ये सबसे शेलवेस्ट पार्ट है। उसके बाद देखो, द कंसिडरेबली डीप पार्ट डेप्थ अप टू 2000 मीटर आफ्टर द कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल स्लोप, ठीक है। यहां पे फिर से देखो, जितना ही आप सी की तरफ मूव करने लगोगे उतना ही क्या होगा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ खत्म होने के बाद एक स्लोप आएगा ऐसा, ठीक है। वो बहुत गड्ढा डीप होगा, ठीक है, अप टू 2000 मीटर होगा इसका डेप्थ, मतलब यहां से यहां तक 2000 मीटर है। आपने नॉर्मली जब रिवर पे भी गए हो तो वहां पे आपने एक्सपीरियंस किया होगा, पहले थोड़ा कम पानी होता है लेकिन एक पॉइंट के बाद इतना ज्यादा पानी आ जाता है कि आप डूबने लगते हो, ठीक है। तो वो होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये रिवर के केस पे नहीं है, ये ओशन के केस पे है, ठीक है। तो पहले तो आया कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो कि शेलवेस्ट पार्ट था, उसके बाद आया कॉन्टिनेंटल स्लोप जो कि बहुत गहरा पार्ट है, ठीक है। उसके बाद देखो, आफ्टर द कॉन्टिनेंटल स्लोप देयर एग्जिस्ट वेरी डीप ओशनिक फ्लोर
depth up to 4000 meter, deep oceanic trench on an average with depth up to 8000 meter in the middle of the ocean. ठीक है, उसके बाद क्या आता है देखो, कॉन्टिनेंटल स्लोप के बाद आता है डीप सी प्लेन, एक ऐसा प्लेन सेक्शन आएगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये प्लेन सेक्शन है, ठीक है, जैसे मिट्टी पे होता है प्लेन सेक्शन, उसी तरह की कॉन्टिनेंटल स्लोप के बाद एक ऐसा प्लेन सेक्शन आता है, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रेंच, ट्रेंच का मतलब है गड्ढा, ऐसे बड़े बड़े गड्ढे मिलेंगे, और जो ये प्लेन का हिस्सा है, प्लेन एरिया है, इसका डेप्थ कितना होगा, 4000 मीटर होगा, 4000 मीटर। और ये जो ट्रेंचेस है, इसका डेप्थ कितना होगा, इसका डेप्थ होगा 8000 मीटर, ठीक है। उसके बाद देखो, एंड ए लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड रिजेस, आइलैंड एक्सेट्रा अपेयरिंग अबव द सी लेवल, ठीक है। और ये जो उसके बाद जो आइलैंड वाला हिस्सा है वो क्या होता है, ऐसा होता है, और इसका कुछ पार्ट जो सी लेवल है उससे ऊपर आ जाता है, तो इसको हम बोलते हैं आइलैंड, ठीक है। जैसे आपका मालदीव्स हो गया, लक्षद्वीप हो गया, आपका अंडमान निकोबार आइलैंड हो गया, ठीक है। तो इसका ये जो एलिवेटेड पोर्शन है, जो ऊंचा वाला हिस्सा है, इसमें कुछ पार्ट पानी के ऊपर आ जाएगा, तो इसको ही बोलेंगे हम आइलैंड, ठीक है। और कुछ ऐसे रीचेस होगा, रीचेस मतलब ऊंचा वाला जो सेक्शन है, जो एलिवेटेड प्लेटफॉर्म बोलते हैं इसे, ठीक है, मतलब ऊंचा वाला जो हिस्सा है उसको बोलते हैं रिजेस, और ट्रेंचेस जो गड्ढा वाला हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद देखो, among the oceanic trenches, the Mariana Trench or the Challenger Trench depth up to 11,022 meter of the Pacific Ocean floor is the deepest. सबसे ज्यादा जो ट्रेंचेस, डीप ट्रेंच है, जो ज्यादा गड्ढा है, वो कौन सा है, वो मैरियाना ट्रेंच बोलते हैं उसे, या फिर चैलेंजर ट्रेंच बोलते हैं उसे, ठीक है। वो पैसिफिक ओशन में है, और इसका डेप्थ कितना होगा, 11,022 मीटर। नॉर्मली हमने देखा था कि जो ट्रेंचेस होता है उसका डेप्थ कितना होता है, हार्डली अराउंड 8000 मीटर होता है, लेकिन इसका जो डेप्थ है 11,000 मीटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा टेबल है, देख सकते हो आप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एरिया ऑफ द ओशन। सबसे ज्यादा जो बिगेस्ट है कौन सा है, पैसिफिक ओशन है, इसका लैंड एरिया इतना 165.2 है, ठीक है। और सबसे जो छोटा है वो कौन सा हिस्सा है, नॉर्दर्न, 14.1, सिर्फ 14.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। तो आप ये भी याद रखना थोड़ा, जो सीरियली आप क्रोनोलॉजिकली याद रखना, उसके पहले आता है पैसिफिक, सबसे ज्यादा बड़ा, उसके बाद अटलांटिक, उसके बाद इंडियन, उसके बाद साउदर्न, उसके बाद नॉर्दर्न, ठीक है। तो आई थिंक ये जो टॉपिक है यहीं पे खत्म होता है। तो हमने आज देखा कि कैसे कॉन्टिनेंट और जो ओशन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, और इसमें सबसे ज्यादा बड़ा कौन है, सबसे कम बड़ा कौन है, उसके बाद ओशन का टोपोग्राफी क्या है, कॉन्टिनेंटल शेप कौन सा है, स्लोप कौन सा है, ट्रेंच कौन सा है, रिजेस कौन सा है, ठीक है। तो आई थिंक ये वाला पार्ट खत्म हो चुका है, पार्ट 1। मिलते हैं पार्ट 2 पे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर कर देना अपने दोस्त लोगों के साथ, और बहुत जल्दी ही ये वाला जो चैप्टर है ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे।